हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, बोर्ड करीब आ रहे हैं और बोर्ड का टेंशन बढ़ता जा रहा होगा। इसी टेंशन को कम करने के लिए मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो सीरीज लेकर, जहां मैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर करूंगा, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में उस चैप्टर को लेकर क्रिएट ना हो सके। फिर धीरे धीरे करके हम बाकी के चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स दोस्त यार जो है उसको शेयर कर दीजिए। हालांकि हमारे पास टाइम कम है, मैंने भी शुरुआत लेट की है, लेकिन मेरा मेन फोकस ये है कि आप के लिए ऐसा वीडियो बनाओ जो भी टॉपिक हो उसको इजीली कवर कर दे और आपको कोई डाउट ना बचे। तो इस वीडियो में, जो कि हमारा पहला वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले जानेंगे, जहां हम देख रहे होंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस क्रिएट कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और क्यों ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और ये जनरेट कैसे होती है। तो आज का पहला लेक्चर यही है। इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। सेकंड लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी इलेक्ट्रिक फील्ड और भी सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आप लोग के लिए एक अपडेट है, जो भी बच्चे क्लास 10th बोर्ड से हैं या जो अगले साल बोर्ड में जाने वाले हैं, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और मैं आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसका QR कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस चैनल में आप ज्वाइन कर जाइए, जहाँ आपको डिटेल में सारी चीजें मिलती रहेंगी। लेक्चर्स के नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे पोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और यहाँ पे उसका QR कोड भी है। तो कृपया करके इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो ये बिना किसी देरी के बोर्ड पे और समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो आप पहले जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी एक तो काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एक काइंड ऑफ एनर्जी है। हाँ, जैसे आपने पढ़ा था ना कि हीट एक एनर्जी है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाइट भी एक एनर्जी है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है। तो जैसे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट कब बनता है, इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। हीट तब बनता है, या हीट किसे कहते हैं, जब एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी कोलाइड होने के बाद इस पार्टिकल को दे दिया। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी था और काइनेटिक एनर्जी जैसी काइनेटिक एनर्जी है तो ये मूव करेगा और ये मूव करते करते जाके इस पार्टिकल से टकरा गया। अब जैसे ही इस पार्टिकल से टकराएगा, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इसी को बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। जी हाँ, ये जो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इसी को बोलेंगे हीट। तो ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है? क्या वो भी टकराने से बन रही है? क्या वही पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तब बन रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी उसको हम देखते हैं। तो पहला तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी है, या फिजिक्स क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्योंकि अगर बात फिजिक्स की हो रही है तो बात डिटेल में होगी, ठीक है। एक होती है आम जिंदगी, एक होती है फिजिक्स वाली जिंदगी। आम जिंदगी में आदमी बस कहता है हाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, लाइट आना लाइट जाना, इसी को आदमी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मानता है। लेकिन फिजिक्स क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब, या एक तरह से कह लो, थोड़ा सा इनकम्प्लीट यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, वो जनरेट होती है जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं कंडक्टर्स के थ्रू, तब हम कहेंगे कि वो चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ जो चार्जेस दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, ठीक है। कोई पूछे कौन से चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन्स। अब क्यों इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है ई के पावर माइनस, मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या जान लिया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में मूव करते हैं। अभी ये स्टेटमेंट हम दोबारा आएंगे देखने, अभी हम पहले चीजों को समझते हैं, फिर आपको ये चीज बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। देखो, हाँ, हमारे स्लाइड में हमें दो एटम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एटम्स है, ठीक है। ये 2D मॉडल है एटम का और ये आपको 3D मॉडल है, ठीक है। ये आपका 3D मॉडल है एटम का। तो आपको दिख रहा होगा कि बीच में इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये गोल गोल घूम रहा है, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो है आगे काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन आगे काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जान लो, आपने क्लास 8 में कुछ फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये 4 फोर्सेस आपने पढ़ रखे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्लस प्लस ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये प्रोटॉन है और ये जो आप देख रहे हो ये आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इनके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ 3D मॉडल में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो जनरली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स में से भी लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इससे होता क्या है कि ये दोनों जो चार्जेस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो चार्ज नहीं बोलना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मूव नहीं करते। जनरली कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको ये पहला तो बेसिक क्लियर करना होगा कि प्रोटॉन P प्लस से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन N से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम कई बार इसे जीरो भी लिख देते हैं। और इलेक्ट्रॉन, ये तीन हमारे पास पार्टिकल हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। अब इस तीन में से कौन मूव करेगा? तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक सबसे स्ट्रॉन्ग, इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जनरली रोटेट नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम इस चैप्टर में किसी चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, जो मूव कर रहा होगा वो कौन होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। यही मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पे न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना नहीं लगता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। पीछे डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जनरली हम देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे फ्लो तो कर रहा है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तो फ्लो कर रहा है, ऐसे इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? तो नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पहले हमें कहानी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये चक्कर लगा रहे हैं, ये न्यूक्लियस की चक्कर लगा रहे हैं, तो इन्हें हम फ्री नहीं कहेंगे, दे आर नॉट फ्री, ठीक है, ये फ्री नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पहली बात चार्जेस चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कौन से चार्जेस चाहिए, तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भी कैसा चाहिए? अभी कौन नियम आ गया? कैसे चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है ये इलेक्ट्रॉन फ्री? क्योंकि ये इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। किसके चक्कर लगा रहा है? इस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है। ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो आप, इसके चक्कर लगा रहा है। तो इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे? आइए उसे समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट का चक्कर ना लगाए, या किसी भी न्यूक्लियस का चक्कर ना लगाए वो, ठीक है। वो किसी भी न्यूक्लियस का चक्कर ना लगाए, वो फ्री रहे। वो क्या रहे? फ्री, वेला, ठीक है, नल्ला रहे। क्या रहे? नल्ला, हाँ नल्ला। नल्ला मतलब कि बेरोजगार ऐसे बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं, बस खाली। जैसे कि आप लोग स्कूल जा रहे हो तो आप एक फोर्स से बंधे हुए हो कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, फिर कुछ समय बाद पेपर्स होंगे, पेपर्स में अच्छे नंबर लाना है तो क्लास में इज्जत मिलेगी, तो आप एक फोर्स से बंधे हुए हो। सुबह उठते ही आपको उठना है स्कूल जाने के लिए। लेकिन अगर क्या हो, स्कूल खत्म हो जाए, अगर ऐसा कोई चीज हो ही ना, तो आदमी नल्ला हो जाएगा, बेरोजगार, बस सोया हुआ है मस्त एकदम रजाई ओढ़ के ठंडी में, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, जो किसी भी न्यूक्लियस का चक्कर नहीं लगा रहा है, उसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई तू फ्री है, तू कुछ भी कर रहा है, तू बस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आता कहां से? क्या ये वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक सेकेंड, क्या ये वही? हाँ, तो ये जो ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब यही इलेक्ट्रॉन कल दिन बनेंगे फ्री, यही इलेक्ट्रॉन बनेंगे कल दिन फ्री। कैसे बनेंगे उसके लिए कहानी है, समझते हैं पहले, उस कहानी को देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। वो कहानी कहाँ गई? ये रही कहानी, ठीक है। एक प्यारा सा घर है, ठीक है, एक प्यारा सा घर है। इस प्यारे से घर में हमारे नटवर लाल रहते हैं, ठीक है, ये नटवर है, ठीक है, नटवर, ठीक है, नटवर लाल है, ठीक है। अभी बैठ के कार्टून देख रहे हैं, बड़ा मस्त कार्टून, चिल कार्टून, और ऐसा संडे का दिन है, ठीक है, बड़ी मजेदार कहानी है। संडे का दिन है, नटवर लाल सोचे कि यार अच्छा ये एक चीज बता दें, ये क्लास 10th का है, ठीक है, आप लोग क्लास 10th के हो, ये भी क्लास 10th का है। तो नटवर लाल ने सोचा कि भाई बोर्ड की तैयारी, बोर्ड का टेंशन तो बहुत हो चुका है, आज संडे का दिन मिला है, अभी बोर्ड आने में 3-4 महीने का समय है, तो चलो बैठ के हम टीवी देख लेते हैं। तो आज संडे है, सॉरी संडे है, एकदम मस्त बैठ के टीवी देख रहा है। तभी इसके घर में इसके फादर आ जाते हैं, ठीक है, फादर, और देख रहे हैं कि अरे यार बोर्ड का बच्चा है, पढ़ाई कर नहीं रहा है, टीवी देख रहा है, कैसे पास होगा। तो गुस्सा के डांट दिए कि क्या तुम दिन भर करते रहते हो। इतना भयंकर गुस्सा है कि देखो उनके मुंह से बिजली निकल गई, ठीक है। अब बेचारा देखो उदास हो गया कि अरे यार संडे का दिन था और पापा डांट दी, अभी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसने प्लान किया कि भाई मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। बेचारा कमजोर दिल का था, उसने सोचा कि भाई मैं घर छोड़ के भाग जा रहा हूँ, मैं घर में रहूंगा, मेरे पिताजी मुझे टीवी देखने नहीं देते हैं, मजा नहीं आ रहा है, मैं घर छोड़ के, दिन भर देखो स्कूल वाले कह रहे हैं बोर्ड, कोचिंग में जाओ तो कह रहे हैं बोर्ड, घर पे जाओ तो कह रहे हैं बोर्ड, तो टेंशन टेंशन है, मैं घर छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं अब फ्री जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये उसके घर के बाहर एक बाउंड्री है, ठीक है, ये क्या है? बाउंड्री, बाउंड्री, ठीक है। अब ये जो लड़का है ये चाह रहा है कि मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन एक नियम है
ये बाउंड्री उसको डाकना पड़ेगा, ठीक है। घर के बाहर एक बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को ये डाकेगा तो ये फ्री हो जाएगा। इस बाउंड्री के बाहर की जो जिंदगी है वो है फ्री जिंदगी, फ्री जिंदगी, ठीक है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली जिंदगी, फ्री जिंदगी। लेकिन इस घर के अंदर कैसी जिंदगी है? बोर्ड वाली जिंदगी, कि भाई क्लास 10th बोर्ड वाली जिंदगी है, ठीक है। और अभी जितने क्लास 10th के बच्चे होंगे वो इस चीज को फील कर रहे होंगे कि इसी में आप लोग प्रेशर में हो, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। तो ये लड़का चाह रहा है कि भाई मैं इस दीवार को पार कर जाऊं, और जैसे मैं पार करूंगा मैं फ्री हो गया, मैं फिर फ्री हो गया, मैं दिन भर टीवी देखूंगा, मैं दिन भर चिप्स खाऊंगा, दिन भर कुरकुरे खाऊंगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई फादर नहीं है, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, पार करने के लिए क्या चाहिए इसको? भाई दीवार पार करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए इसको। वाह, बिना शक्ति के थोड़ी कुछ कर सकता है। दिन भर कुछ खाएगा पिएगा नहीं, फ्यूल लेगा नहीं, एनर्जी लेगा नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं इसकी बॉडी में, तो कहाँ से पार करेगा? तो इसको पार करने के लिए, दीवार ढकने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अच्छा ठीक है, इसको दीवार ढकने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगा? खाना वाना खाया एकदम भरपूर, एकदम टाइट खा के पेट एकदम टाइट कर लिया कि अब एनर्जी होगा, अब एकदम हम कहाँ ढाएंगे आज हम। तो खा पी के घर से चौड़ा हो गया और निकल गया कि हम जा रहे हैं अब दीवार ढकने। जैसे दीवार ढकल रहा है, एनर्जी कम पड़ गई। ये जितना खाया था उतना जितना जितना ही खाया था उतने से जितनी एनर्जी बनी वो कम पड़ गई, और ये दीवार नहीं ढक पाया। अब जब ये दीवार नहीं ढक पाया तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो ये दीवार ढकने के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं कि इस दीवार को ढकने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इसका रियलिटी से कोई एजम्पशन ले रहे हैं कि 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए। इस दीवार को ढकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अब अगर ये 8 किलो जूल देगा तो नहीं ढक पाएगा, 7 किलो जूल देगा तो नहीं ढक पाएगा, 11 देगा तो ढक जाएगा। तो इसको कितना चाहिए? 10 से ऊपर चाहिए। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया, इस बात से हमें समझ में ये आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। पहले चीज आपको बता दूं, किसी भी एटम में एक छोटा सा इंसाइट दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। किसी भी एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, और एक होगा आपका वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जो भी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो जनरली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ किस उनका एनर्जी क्या होता है? हाँ, यहाँ होंगे वो इस ये जनरली क्या है ना, ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एक एनर्जी बैरियर समझ लो, ठीक है। कि अगर आपकी एनर्जी इससे नीचे है, इस वाले पॉइंट से नीचे है, तो आप वैलेंस बैंड में रहोगे। अगर आपकी एनर्जी मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ठीक है, लाइट से हीट से कहीं से एनर्जी मिली और ये डाक गया, यहाँ पर आ गया, कहाँ गया? आ गया। तो यही वो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ठीक है, घर की बाउंड्री है जिससे कि इलेक्ट्रॉन को डाकना है फ्री होने के लिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो यहाँ तक पहुंच गया, तो अब वो फ्री है। अब वो क्या है? फ्री। तो मतलब कंडक्शन बैंड एक आप ऐसे समझो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसको इलेक्ट्रॉन पार करेगा तो वो फ्री हो जाएगा, जिसको पार नहीं करेगा तो वो उसी वैलेंस बैंड में दोबारा से गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कंडक्शन बैंड को पार करना है, ठीक है। उतनी कम से कम एनर्जी जो है उससे ज्यादा एनर्जी लेके आनी है, तभी आप पार करोगे। जैसे एग्जाम में होता है ना कि भाई, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, कि 27 नंबर मार्क्स के ऊपर लेके आओगे 80 में से तो आप पास हो, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए एक लिमिट मिला है ना, उससे ऊपर जाओगे तो आप पास हो, उससे नीचे गए तो फेल हो। तो सेम ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है तो उसको ये कंडक्शन बैंड से ज्यादा एनर्जी गेन करनी होगी। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कई सारे, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये डाक गया, तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे करके जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं आपके, देखो इसको एक बार इरेज करें फिर समझ रहे हैं एक बार अच्छे से। कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो एनर्जी बैंड्स का गैप होता है ना, कम होता है, कुछ ऐसा होता है, मान लो, ठीक है, ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है, ऐसा होता है। या कुछ ऐसा मतलब कि बहुत कम गैप रहेगा, मतलब बहुत कम गैप रहेगा, या ओवरलैप्ड हो जाएंगे, ठीक है, एक में चिपक जाएंगे, ऐसे मान लो। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी लगेगी यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी लगेगी यहां तक पहुंचने के लिए। अब जितना इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, अब वो फ्री हो गए, अब वो फ्री हो गए तो अब वो जिधर कोई मूव करेंगे अभी उससे करंट जनरेट होगा, अभी उसको हम देख रहे हैं। लेकिन इंसुलेटर में केस उल्टा होता है, ठीक है। इंसुलेटर केस में क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। ये देखो इतना गैप होता है, ये होता है एनर्जी गैप, ठीक है, इतना गैप होता है। अब जनरली हर इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ले और यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। तो एक आध दुख के पहुंच पाते हैं इंसुलेटर्स में, लेकिन कंडक्टर्स में क्योंकि गैप क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? फ्री। तो अब ये क्या कहलाएंगे? फ्री कहलाएंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
चलो, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आपको इमेज में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री होने के लिए इनको कंडक्शन बैंड में आना होगा, मतलब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा, मतलब कि इनको इस घर की दीवार को पार करना होगा, और जैसे इस घर की दीवार को पार करेंगे वो फ्री हो जाएंगे। तो घर की दीवार क्या है, एनर्जी लेवल, क्या है ये, एनर्जी लेवल, ठीक है। घर के बाहर क्या है, कंडक्शन बैंड, क्या है ये, कंडक्शन बैंड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इस घर के अंदर क्या है, ये है वैलेंस बैंड, ठीक है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, लेकिन उन्हें फ्री होना है तो वो कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कैसे जाएंगे, एनर्जी लेके जाएंगे, ठीक है। उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो हीट से मिल सकता है, लाइट से मिल सकता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से मिल सकता है, कई सारी चीजें एनर्जी मिल सकती है, ठीक। तो चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो अभी हमारे पास एनसीईआरटी का एक पेज का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये आपकी बुक में, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, जिस रफ्तार से, जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के पे अभी आ रहे हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन हम करंट भी आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ पे कौन से होंगे, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मूव कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने कह भी रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो करेंगे चार्जेस के रूप में, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होगा, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब समझ लो इसको, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, नल्ले हैं, बेरोजगार हैं, कहीं भी हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जिधर भी मूव करेंगे, ठीक है, मान लो इधर मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो करंट जो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो फ्लो करेगी राइट टू लेफ्ट। ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है, करंट, क्या चीज, करंट, ठीक। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट, ठीक है, कौन फ्लो करेगा, करंट। ये चीज याद होनी चाहिए, या कह लो इलेक्ट्रिसिटी। हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको आगे कवर करेंगे, अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब चार्जेस जनरली मूव नहीं करते, जब चार्जेस मूव नहीं करते, एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं किसी एक जगह पे, मूव करते हैं लेकिन वो एक फ्लो में नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी इसको आगे देखेंगे, चलो उसको उसी टाइम डिटेल में देखेंगे। करंट तब जनरेट होता है, ये मान लो ये करंट की बात हो रही है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। मानते हैं, अभी क्यों मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, अपने मन तो मूव करेगा नहीं। अब एक बेरोजगार आदमी घर में बिस्तर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के सोया है, तो कोई काम अपने मन से तो करेगा नहीं, कुछ तो उसको ढकेलने वाला फोर्स तो चाहिए ना, ताकि उसको हम भगा सके या उससे कोई काम करा सके। तो भी इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिधर कोई मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, करंट, कौन मूव करेगा, करंट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना बेसिक मालूम होना चाहिए, करंट कैसे जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, यही बात यहाँ पे इसने बोल रखी, ठीक है। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज टेकन पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। अभी क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि पहले के समय में लोग मानते थे, अच्छा रुको अगले सर, हाँ देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये आप देख रहे हो, बैटरी का सिंबल है, ठीक है, ये सेल है, सॉरी बैटरी नहीं है, क्या है, सेल, ठीक। अब कई सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, बैटरी, ठीक है। मान लो कि इस बैटरी में हमने कनेक्ट कर दिया है, सॉरी इस सेल में हमने कनेक्ट कर दिया वायर, ठीक है, ये रही वायर, ठीक है, ये वायर कनेक्ट कर दी। ये जो लंबी डंडी है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो छोटी डंडी है निगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का मतलब ये होता है, निगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं तो हम एक खेल इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही होगा। तो अगर निगेटिव चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव कहीं भी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज आए कहां से, आ तो सकते नहीं है, मूव तो करते नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके घुस गए वो हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है, निगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इस साइड इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है और इस साइड इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, ठीक है। चलो
अब कैसे करंट फ्लो करता है उसको देखते हैं, कौन सा वो फोर्स है, कौन सा वो चीज है जिससे वो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर रहा है। ठीक है, देखो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जिधर को मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब आते हैं कैसे ये मूव कर रहा है। चलो ठीक है, तो हम एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब इसको हम एक तार से कनेक्ट कर रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं, सिंपल सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, अभी सर्किट क्या होता है, सर्किट में सिंबल्स क्या होते हैं उसको भी देखेंगे, हालांकि वो बेसिक है, उस पर भी हम उतना ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो तार है जनरली किसकी होती है, कंडक्टर्स की होती है। और हमने अभी देखा कि कंडक्टर्स के पास क्या होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इस तार में, पूरे तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस पूरे तार में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ बना रहा हूँ मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप देखना ये मूव क्यों करेंगे। ठीक है, ये मूव क्यों करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे। ठीक है भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो, ये यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ये वाले भी इनको धक्का देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक जगह फिक्स है तो ये उतना मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो इन तारों को, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन धक्का दे रहा है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन की मात्रा क्या है, ज्यादा। यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, ज्यादा। अब हमें मालूम है कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी इसको बुला रहे हैं कि अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो ये सबके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इससे हो क्या रहा है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरी तरफ ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, तो ये इसको खींच रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी पास बुला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिपल्सन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, और दोनों ही रिपल्सन और अट्रैक्शन, खास बात है कि एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इधर को मूव करने लगेंगे, किधर को मूव करने लगेंगे, इधर को। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, क्योंकि इन्होंने उस एनर्जी गैप को पार कर दिया, वैलेंस बैंड से आगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव किए, तो इधर देखो, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले बताओ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से हुआ, देखो नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो धक्का दे रहे थे, तो इनका जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है इलेक्ट्रॉन के। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिल गया कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, क्यों मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, रिपल्सन भी लग रहा है, अट्रैक्शन भी लग रहा है। कोई पूछे कि कौन सा फोर्स लग रहा है, तो रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों लग रहा है। ठीक है, रिपल कौन करेगा, सेम इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, मतलब सेम चार्जेस करेंगे, और अट्रैक्शन अपोजिट चार्जेस। चलो, तो यहाँ पे वही पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इसको भी एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो दे रखा कि इन मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। क्यों फ्री है, मैंने बता दिया। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट, हम जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, रिपेल करेगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है। अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो क्या रहेगा, करंट फ्लोज बिकॉज चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बाय द बैटरी। ये जो बैटरी आप देख रहे हो ना, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े नहीं है तो उसको थोड़ा हम डिले करेंगे, थोड़ा देर से देखेंगे, लेकिन मान लो यहाँ पे इन यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर फोर्स कैसे लगा, क्योंकि ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसे धक्का दे रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा थी वो इसे अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इसलिए घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्यों मूव कर रहे हैं, ये इस बैटरी के अंदर से क्यों नहीं होके आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है जो किसको धक्का देंगे, तो ये यहाँ पे कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि अभी हमको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये सब चीजें देखेंगे। तो अभी इतना समझ में आ गया, अच्छी चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन। ठीक है, कैसे हम उसे एक्सप्रेस करें। देखो
तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी हमने देखा कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, कई बार बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। कैसे होगा, देखो क्या होता है, इट टेल्स हाउ मच चार्ज passes through a certain point in a wire in a unit time। बोल रहा है, मान लो आपके पास एक तार है, ठीक है, तार का सर्कल हम इसको ऐसे बना दें, ठीक है, तार एक कंडक्टर है, ठीक है। अब यहां से कितने चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक यूनिट ऑफ टाइम में, एक यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, करंट। क्या कहेंगे, करंट, ठीक है। तो इससे हमें इसका फॉर्मूला ही मिल गया। तो करंट को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू का मतलब होता है यहाँ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टी का मतलब यहाँ हो गया टाइम, ठीक है। तो हमें करंट का एक फॉर्मूला ही मिल गया कि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने चार्जेस यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी करंट जनरेट होगा, तो कितने चार्जेस एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे पास हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियां पास हो रही है एक मिनट में, सेम ऐसे ही तो एक बैरियर है, उस बैरियर से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, कितने चार्जेस पास हो रहे हैं एक टाइम में, तो उसी को हम कहते हैं करंट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मिल गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। चार्जेस है, ठीक है, चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। क्या होती है, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की यूनिट तो आप सबको मालूम होगा, सेकंड, ठीक है। चलो देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। हर मैटर इलेक्ट्रॉन से बना है, और सॉरी हर मैटर एटम से मिलकर बना है, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन तो होते ही है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्जेस का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। कूलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन कितने निगेटिव चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन, हम पढ़ रहे थे ना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, वो कितने निगेटिव चार्ज है, उनका अमाउंट क्या है, तो वो ये है, ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, याद रखना निगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19 -19। इसका मतलब ये होता है ऐसा, आप ऐसे लिख सकते हो 19, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब सेम होता है, इसका मतलब 10⁻19, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में होता पावर, उसको जो आप न्यूमरेटर में लिखते हो तो उसके आगे माइनस लगा देते हो, ठीक है। तो मतलब कि एकदम डेसिमल पॉइंट्स में बहुत छोटा चार्ज है, बहुत थोड़ा चार्ज है, ठीक है। हमें देख के मालूम चल रहा है कि 19 पॉइंट्स है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो, तो बहुत थोड़ा चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक कुलम मतलब एक कुलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एक क्यू में, ठीक है, हम क्यू का मतलब क्या था, चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, तो एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो होते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, हाँ ये देखो, तो हमारे पास हमने देखा था करंट यानी आई की यूनिट थी एम्पियर, ठीक है। एम्पियर की छोटी यूनिट होती है एम ए, एम ए का मतलब होता है मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ये इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन के लिए, कभी भी एग्जाम में मान लो इस यूनिट में दे दिया और कह दे कि एम्पियर में कन्वर्ट करो, तो वो भी हम कर सकें, ठीक है। और दूसरी छोटी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर, ये म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, इस सिंबल को म्यू बोलते हैं, और इसका मतलब होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो और ए लिखा है यहाँ पर, तो ये हो गया माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और ये मिली एम्पियर से छोटी यूनिट है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 10⁻³ एम्पियर है, और यहाँ पर 10⁻⁻6 एम्पियर्स है, ठीक है। तो ये आप इसको याद कर लेना, कन्वर्जन करने में आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, ठीक। तो ये सबसे पहले तो आपके बुक का ही एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ठीक है। एक करंट है, करंट की वैल्यू दे रखी है, कभी भी कुछ हो तो पहले गिवन लिखा करो। 0.5 एम्पियर क्या दे रखा है, करंट, ठीक है। ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब से निकल रही है, ठीक है, जा रही है 10 मिनट्स में, तो यहाँ टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट देखा है। तो हमें मालूम है कि मिनट जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में, ठीक है। ये बात याद रखना, हम जो भी आंसर निकालते हैं, अगर आप बोर्ड में लिखने जा रहे हो, तो अगर एग्जाम में दे रखा है नहीं दे रखा है, तो भी आप कोशिश करो कि आप एसआई यूनिट्स का यूज करो, ठीक है। किसी भी कैलकुलेशन के लिए आप किसका यूज करो, एसआई यूनिट्स का बेस्ट होता है। तो भाई 0.5 एम्पियर की करंट है, 10 मिनट में ट्रेवल कर रही है, 10 मिनट उसको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे उस सर्किट से, तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है कि आई दे रखा है 0.5, 10 मिनट है, तो 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 10 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड्स, ठीक है, बहुत अच्छे, 600 सेकंड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, चार्जेस निकालने हैं, तो हमें मालूम है फॉर्मूला कि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है,
अब Q निकालना है तो T को इधर कर दो, तो तुम्हारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी, मतलब 0.5 इंटू 600 करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 300। अच्छा, अभी 300 आया है क्योंकि ये क्या आया है, चार्ज आया है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 300 कूलम। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पूछ दे, अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि इस 300 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज आया है, 300 कूलम्ब चार्ज है, अब 300 कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, अगर ये पूछ दे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि एक कूलम्ब में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सेम यहाँ पे 300 हमारे पास चार्जेस है और हमारे पास इतने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18, आई थिंक 18 है, हाँ 18, ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 300 कूलम्ब चार्ज। तो क्वेश्चन दोनों तरह से बन सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस लेके आए, इसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले। ठीक है, देखो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जनरली एमसीक्यूज में आने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये मैंने एमसीक्यू नहीं दिया, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का, चार्ज मतलब क्यू, क्यू का क्या होगा, सी यानी कूलम। बहुत बढ़िया। हाउ मच चार्ज डज वन इलेक्ट्रॉन कैरी, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं, मैंने दे रखा है कितने होते हैं, -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, यही होगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाउ मच चार्ज, ठीक है चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, इजी क्वेश्चन था, इजी इजी। अभी हम आगे डिटेल में अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जब चैप्टर और आगे जाएगा। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए एमीटर्स। क्या, एमीटर। करंट को किस करंट को मेजर करना जो डिवाइस है वो क्या होता है, एमीटर। ठीक है, 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर करंट क्या होगी, देखो जब 1 कूलम की चार्ज पास करेगी 1 सेकंड में, तो इसी को कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, 1 कट के 1 1 क्या होगा, हाँ 1, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि 1 एम्पियर क्या है, तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है, आई यानी करंट की होती है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो I1 कब आएगा, I1 कब आएगा, जब Q भी 1 हो और T भी 1 हो, आइडियली हम यही मानेंगे। ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज है, 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर चार्ज। ठीक, तो आप इसको स्टेटमेंट में और इस तरीके से डिनोट करके लिख देना। ठीक है, किस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है, तो हमें मालूम है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, आओ थोड़े से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि मार्क्स को हटा दो यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप करोगे। ठीक है, मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, फॉर्मूला तो आपको मालूम है। ठीक है, I=Q/T, स्टेटमेंट आप लिखना। ठीक है, अच्छा इसको अभी हम नहीं करेंगे किस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमने सीरीज और क्या उसको बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बाद में देखना। अब चलो 2 मिली एम्पियर करंट को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, सिंपली कन्वर्जन आप कर लेना। पिछले स्लाइड में मैंने दिया था कि मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर करंट होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एक कूलम चार्ज बनेगा, तो अभी हमने देखा था 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आते हैं लास्ट अपने न्यूमेरिकल्स, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये करने हैं और इनके जो आंसर्स है वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैं उसको चेक करूंगा, ऐसा नहीं मैं चेक नहीं करूंगा, कमेंट में देखूंगा। ठीक है, और अगले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 20 कूलम यानी क्यू दे रखा है, चार्ज है जो कि 10 सेकंड में फ्लो कर रहा है, टाइम दे रखा है, तो क्यू दे रखा है, टी दे रखा है, तो क्या पूछेगा, आई पूछेगा, तो आई निकाल दो डिवाइड करके। और दोनों देखो एसआई यूनिट में दे रखा है सी, और ये एस भी एसआई यूनिट में दे रखा है, तो कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने चार्जेस होंगे अगर एक करंट इतनी है और 4 सेकंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, 0.4 एम्पियर है करंट। ठीक है, करंट है और टाइम दे रखा है 4 सेकंड, तो क्यू पूछा है। ठीक है, तो क्यू निकाल लेना, एसआई यूनिट में है दोनों, तो क्यू जो है वो भी कूलम में आएगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना। ठीक है, तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 250 माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करो एम्पियर में, इसको करना। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हर एक लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये जितने क्वेश्चन है इसको खुद से एक बार करना, मैंने डिस्कस कर दिया, इसको खुद से एक बार करना। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इस सभी को कवर करेंगे। ठीक है, कम से कम 3 से 4 वीडियो में इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो ये जो पहला लेक्चर था ये काफी बेसिक था। ठीक है, बहुत बेसिक था कि इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है,
दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने सिर्फ करंट की बात की, स्टैटिक की बात नहीं की है, उसको हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। अरे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप तो जानते होगे, स्केल रगड़ के वो वाला, तो वो एग्जांपल है, उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। आता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। वो छोटा चैप्टर, छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो व्हाट्सएप चैनल की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, मेरे बनाए हुए टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करना है, ठंडी जान के सो नहीं जाना है, ठीक है। चलिए बाय।